हमारे गांव में एक ऐसा पेड़ है जिसके पास लोग आज भी जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई रात में उस पेड़ के पास जाकर जोर से अपना नाम ले ले तो अगले 3 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मेरे अपने गांव की घटना है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सुन रहे हैं हॉरर जर्नी मेरे साथ। मेरा गांव सुरियावा है जो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पड़ता है। वाराणसी से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। बाहर से देखने पर कुछ खास नहीं लगता, लेकिन गांव के उत्तर तरफ खेतों के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसके बारे में बचपन से अजीब अजीब बातें सुनता आया हूं। मैंने कभी इन बातों को पूरी तरह नहीं माना जब तक कि एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। हमारे गांव में एक बुजुर्ग हैं, हरिलाल तिवारी। उनकी उम्र करीब 85 साल है और गांव में उनकी बात को कोई झुठला नहीं सकता। वे अक्सर उस पेड़ के बारे में बताते रहते थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं 8-9 साल का था, एक शाम मैं और मेरे कुछ दोस्त उसी पीपल के पेड़ की तरफ खेलने जा रहे थे। तभी वहां बैठे रामदीन काका ने हमें आवाज दी और कहा कि उस पेड़ के पास मत जाओ, खासकर शाम ढलने के बाद। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, तो उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और धीरे धीरे समझाने लगे। उन्होंने कहा कि ये पेड़ बहुत पुराना है और इसके बारे में एक बात बहुत समय से चली आ रही है। उन्होंने बताया कि एक आदमी था जिसे ये सब झूठ लगता था। उसने एक रात सबके सामने शर्त लगाई और अकेले उस पेड़ के पास जाकर जोर से अपना नाम लिया। तीसरे दिन सुबह वो उठा ही नहीं। डॉक्टर ने कहा कि अचानक गहरे सदमे की वजह से उसकी मौत हो गई। उस समय हम सभी बहुत डर गए थे। उस दिन के बाद हमने कभी उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया, खासकर रात के समय तो बिल्कुल नहीं। समय बीतता गया, मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए शहर चला गया और गांव आना कम हो गया। लेकिन जब भी मैं गांव आता, वो पेड़ वहीं खड़ा मिलता, उसी जगह, उतना ही बड़ा और उतनी ही घनी छाया के साथ। हर बार कोई न कोई उस पेड़ के बारे में कुछ नया बता देता। एक बार एक काकी ने बताया कि एक लड़की थी जो शहर से पढ़कर आई थी और वो भी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने भी एक रात शर्त लगाकर उस पेड़ के पास जाकर अपना नाम लिया। 2 दिन बाद उसे तेज बुखार आया और तीसरे दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। एक बार मेरे एक चाचा ने बताया कि उस पीपल के पेड़ के आसपास की जमीन पर खेती नहीं हो पाती। जो भी बोया जाता है वो उगता ही नहीं। कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन फसल सूख गई और उसके बाद किसी ने वहां खेती करने की कोशिश नहीं की। ये सारी बातें मैंने अलग अलग समय पर सुनी थीं। कुछ बातों को मैंने माना, कुछ को नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा नोटिस की कि गांव में कोई भी, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उस पेड़ के पास रात में नहीं जाता था। ये एक ऐसा डर था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। लेकिन मेरे एक दोस्त को ये बात मंजूर नहीं थी। उसका नाम था संजय। हम दोनों साथ बड़े हुए थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। संजय बहुत तेज दिमाग का था और हर बात को सबूत से समझता था। बिना प्रूफ के वो किसी भी बात को नहीं मानता था। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी। 2018 की बात है। मैं उस साल गर्मियों में गांव आया हुआ था और संजय भी उन्हीं दिनों गांव में था। एक शाम हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे, तभी किसी ने उस पेड़ का जिक्र किया। संजय हंसते हुए बोला कि यह सब अंधविश्वास है, नाम लेने से कोई कैसे मर सकता है। ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है जिसे लोगों ने कहानी बना दिया है। मैंने उससे कहा कि हो सकता है ये सब सच ना हो, लेकिन इसे साबित करने की जरूरत भी नहीं है। संजय बोला कि अगर ये झूठ है तो इसे तोड़ना चाहिए, लोग बेवजह डरते रहते हैं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। उस शाम हम दोनों की काफी देर बात हुई।
मैंने संजय को बहुत समझाया कि ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को परखा जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बस मान लेना ही ठीक होता है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन संजय अपनी बात पर अड़ा रहा। अगले दिन सुबह मैं सीधे हरिलाल बाबा के पास गया। वो हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। गांव में जो सबसे पुरानी बातें थीं वो उन्हें पता होती थीं और उस पेड़ के बारे में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। मैंने उनके सामने बैठकर पूछा, बाबा, इस पेड़ के बारे में सब ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे की असल बात क्या है? हरिलाल बाबा ने मेरी तरफ देखा, फिर दूर उस पेड़ की तरफ देखते हुए बोले, बैठो, ये बहुत लंबी और पुरानी बात है। वो धीरे धीरे बोलने लगे कि बेटा, ये बात बहुत पुरानी है, मेरे बचपन से चली आ रही है। उस समय इस गांव में एक परिवार था, बहुत रसूखदार। पूरे इलाके में उनका नाम था। उनके पास बहुत जमीन थी, मवेशी थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस पीपल के पेड़ के पास उनके पुरखों की समाधि थी। उस परिवार का उस पेड़ से गहरा नाता था। वो उसे अपने खानदान का रखवाला मानते थे। बाबा कुछ देर रुके, फिर बोले कि बाद में उस परिवार में एक ऐसा बेटा हुआ जो अपने पुरखों से बिल्कुल अलग था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो अपने परिवार से दूर होता चला गया, नशे की आदतों में पड़ गया और जो कुछ उसके पुरखों ने सालों में बनाया था उसे धीरे धीरे खत्म करने लगा। उसने गांव के कमजोर लोगों की जमीनें हड़प लीं। जिन लोगों ने उसका साथ दिया था उन्हीं के साथ धोखा किया और एक दिन उसने वो काम कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस समय उस पेड़ की देखरेख करने वाले एक बुजुर्ग थे जिनका नाम रघुनाथ पंडित था। वो उस पेड़ को बहुत पवित्र मानते थे। रोज उसके पास जाते थे, उसे जल चढ़ाते थे। पूरे गांव की नजर में वो उस पेड़ के रखवाले थे। उस रसूखदार आदमी ने रघुनाथ पंडित के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। क्या हुआ ये किसी ने साफ साफ नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। उस घटना के बाद रघुनाथ पंडित ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे। जब उनका आखिरी समय आया तो वो उठकर उस पेड़ के पास गए, वहां बैठ गए और उससे बात करने लगे जैसे किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे हों। काफी देर बाद वो उठे, पेड़ पर हाथ रखा और कुछ बोलते रहे। उन्होंने क्या कहा ये किसी ने नहीं सुना, लेकिन उनके जाने के बाद उस पेड़ के बारे में जो बातें शुरू हुईं वो आज तक चल रही हैं। उनकी मौत के बाद उस रसूखदार आदमी के परिवार में एक एक करके मौतें होने लगीं। 3 पीढ़ियों में पूरा खानदान खत्म हो गया। कोई बीमारी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस एक एक करके सब खत्म होते चले गए। और जो भी उस पेड़ को चुनौती देने गया, चाहे वो उस परिवार का हो या बाहर का, वो 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक सका। मैंने हरिलाल बाबा से पूछा, बाबा, क्या रघुनाथ पंडित का साया आज भी उस पेड़ में है? बाबा बोले, साया हो या कुछ और, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि रघुनाथ पंडित ने जो उस पेड़ से मांगा था वो आज भी जिंदा है और जो भी उस पेड़ को चुनौती देता है वो उसी की लपेट में आ जाता है। मैंने बाबा को नमस्कार किया और वहां से उठकर सीधे संजय के पास गया। मैंने उसे ये पूरी बात बताई। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि ये सब किसी के मरने की घटनाओं को जोड़कर बनाई गई कहानियां हैं। रघुनाथ पंडित ने जो कहा होगा वो बस एक बुजुर्ग की बात थी। पेड़ में कुछ नहीं होता। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रहा। उसने साफ कहा, देखते हैं क्या होता है। उसी रात करीब 12 बजे उसका मैसेज आया। उसने लिखा था कि वो उस पेड़ के पास गया था। उसने अपना नाम भी बोल दिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तुरंत उसे कॉल किया। उसने फोन उठाया और हंस रहा था। बोला, 3 दिन रुक जा, फिर सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। मैंने फोन रख दिया,
लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैं संजय के घर गया। वो बिल्कुल ठीक था। सुबह उठा, चाय पी, मेरे साथ बाजार गया और हंसता रहा। बार बार कह रहा था कि देखा, कुछ नहीं हुआ। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन पूरी तरह नहीं। दूसरे दिन दोपहर को उसने बताया कि उसे हल्का सा सिर दर्द है। उसने खुद ही कहा कि शायद धूप की वजह से होगा। मैंने भी उस समय इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। शाम तक वो ठीक ही लग रहा था, लेकिन रात को उसकी मां का फोन आया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में बताया कि संजय को बुखार है। ये सुनते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये बस वहम है, गर्मी का मौसम है, बुखार होना आम बात है। लेकिन उस रात मुझे फिर नींद नहीं आई। अगला दिन, तीसरा दिन। सुबह जब मैं उठा तो गांव में एक अजीब सा माहौल था। लोग इधर उधर जा रहे थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था। सब धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरे चाचा ने मुझे बुलाया। मैं उनके पास गया और उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रात में अचानक संजय की सांस रुकने लगी थी। उसके घर वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन संजय नहीं बचा। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में बस वही रात घूम रही थी जब उसका मैसेज आया था, जब वो हंस रहा था और कह रहा था कि 3 दिन रुक जा, फिर सच्चाई सामने आ जाएगी। और आज वही तीसरा दिन था, बिल्कुल तीसरा दिन। संजय के घर में मातम छा गया था। उसकी मां रो रो कर टूट चुकी थी। उसके पिता चुप बैठे थे, जैसे उनसे बोलने की ताकत ही छिन गई हो। मैं वहां गया, काफी देर बैठा रहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे कुछ कह सकूं। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। मेरे दिमाग में 2 बातें एक साथ चल रही थीं। एक तरफ मैं खुद को समझा रहा था कि यह एक मेडिकल घटना हो सकती है, अचानक किसी को भी दिल की परेशानी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वही बात बार बार दिमाग में आ रही थी। 3 दिन, और ये तीसरा दिन था। और एक सवाल था जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। रघुनाथ पंडित, जिन्होंने उस पेड़ के पास अपनी आखिरी सांस ली थी, जिन्होंने उस पेड़ से कुछ मांगा था, क्या वो मांग आज भी जिंदा है? ये सवाल आज भी मेरे दिमाग में वैसा ही है। संजय की मौत के बाद कुछ दिन तक मैं खुद को दिलासा देता रहा, लेकिन जितना मैं खुद को समझाता, उतना ही अंदर का डर गहराता जाता था। गांव का माहौल भी बदल चुका था। पहले लोग उस पेड़ के बारे में बातें करते थे, अब लोग उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। उस पेड़ के बारे में कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन हकीकत क्या है ये पूरा गांव जानता था। 3 दिन, ये शब्द अब सिर्फ एक बात नहीं रहा था, ये एक डर बन चुका था। एक शाम मैं अकेला ही गांव के बाहर की तरफ निकल गया। बिना सोचे समझे मेरे कदम उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगे जहां वो पेड़ था। सूरज ढल रहा था। खेतों के बीच हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे मैं उस पेड़ के करीब पहुंच रहा था, मेरे कदम अपने आप धीमे होते जा रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं पेड़ से कुछ दूरी पर रुक गया। दूर से उसे देख रहा था। दिन का समय था, फिर भी उसके आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था। उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मेरी नजर वापस उस पेड़ पर गई और एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी जड़ों के पास कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी साफ नजर नहीं आया।
शायद वो सिर्फ मेरा भ्रम था, लेकिन उस एक पल ने मेरे अंदर का सारा साहस तोड़ दिया। मैं बिना देर किए वहां से वापस मुड़ गया। घर आ गया और रात को जब सोने की कोशिश की तो बार बार वही दृश्य सामने आ रहा था। ये सब देखकर अब मुझे भी उस पीपल के पेड़ से डर लगने लगा था। अगले दिन संजय की मेडिकल रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था सडन कार्डियक अरेस्ट, मतलब अचानक दिल की धड़कन रुक जाना। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कई बार यंग लोगों में भी हो जाता है। दिल में कोई प्रॉब्लम होती है जो पहले पता नहीं चलती और अचानक सांस रुक जाती है। उनकी बात गलत नहीं थी, ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह सही लग रही थी। लेकिन एक बात थी जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी, वो 3 दिन। मैंने कुछ दिन बाद हरिलाल बाबा से फिर बात की। मैंने उनसे पूछा कि बाबा, क्या संजय के साथ जो हुआ वो उस पेड़ की वजह से हुआ था? बाबा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले कि बेटा, रघुनाथ पंडित ने उस पीपल के पेड़ से जो मांगा था वो आज भी उसी पेड़ में जिंदा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस पेड़ को दी थी और जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने उस पेड़ से एक ही बात मांगी थी कि जो भी इस पेड़ को चुनौती दे या इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उसका अंजाम वैसा ही हो जैसा उनका हुआ था। उनका वो वचन आज भी एक शाप की तरह जिंदा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? बाबा बोले कि जब तक वो पीपल का पेड़ है तब तक वो मांग भी जिंदा रहेगी, और जब तक वो मांग है तब तक ये सब होता रहेगा। ये सुनकर मैं वहां से उठ गया। गांव आए मुझे कई दिन हो गए थे और अब मैं वापस शहर जाने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले मैं एक बार उस पेड़ के पास गया। दिन का समय था। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उस पीपल के पेड़ को देख रहा था। वो बहुत पुराना था। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक निकल आई थीं। तना इतना मोटा था कि 2 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। उसकी छाया इतनी घनी थी कि ऐसा लगता था जैसे आधा गांव उसमें समा सकता है। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले वापस मुड़ गया। शहर पहुंचकर मैं अपनी जिंदगी में फिर से व्यस्त हो गया। लेकिन कुछ महीने बाद जब मैं दोबारा गांव आया तो एक अजीब चीज देखी। रास्ते में एक बारात निकल रही थी, लेकिन जैसे ही बारात उस पेड़ के पास पहुंची, लोग अपने आप उस रास्ते से दूर हटकर चलने लगे। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नाच गाना सब बंद हो गया। माहौल अचानक बदल गया, जैसे कोई डर सबके अंदर एक साथ जाग गया हो। तब मुझे समझ आया, लोग उस पेड़ से डरते नहीं हैं, लोग उसे मानते हैं। आज भी सूर्यावा में वो पेड़ खड़ा है। आज भी उसके पास रात में कोई नहीं जाता। संजय की मौत के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि उस पेड़ के पास रात में मत जाना और अपना नाम तो कभी भी मत बोलना। संजय की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, ये एक मेडिकल सच है। लेकिन वो 3 दिन, बिल्कुल 3 दिन, ये भी उतना ही सच है। इन दोनों में से सच क्या है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। लेकिन एक बात मैं आज भी जानता हूं, आज भी उस पेड़ के पास कोई अपना नाम नहीं लेता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, मेरे अपने गांव की और मेरे अपने दोस्त संजय की, जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर्स का सफ़र पूरा करना चाहते हैं। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके गांव में भी कोई ऐसी जगह है जहां जाने से लोग आज भी डरते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।